हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने स्थान से, अपनी जगह से, अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुल नहीं सकता, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ऐसा रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कोरोजन का जो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, रस्टिंग। अगर रेंसिडिटी से हम लोग को फूड को बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो कुछ मेथड है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी को। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल विद्या केंद्र रांची। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था बहुत सारे रिएक्शन के बारे में, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक एलिमेंट होता है या फिर एटम होता है, अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो वो अपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने स्थान से, अपने जगह से, अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या क्या है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या है। तो इस चार्ट में सबसे पहले जिसका नाम है पोटेशियम यानी के, पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद आता है सोडियम Na, देन कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन Sn, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये हाईली से लो रिएक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लो रिएक्टिव एलिमेंट को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट यानी हाईली एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, अपने स्थान से उसको विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट, जिसका एक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, जो भी उसमें कंपाउंड में होगा उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर जनरली फाउंड टू अकर इन द सॉल्यूशन। ये रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये सॉल्यूशन में होता है। द एलिमेंट्स इन्वॉल्व मे बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस रिएक्शन में जो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मेटल जो है हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल या फिर लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, या फिर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, मोर एक्टिव मेटल, जो मेटल मोर एक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस एक्टिव मेटल को, या फिर क्या हो सकता है, मोर एक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस कर देगा लेस एक्टिव नॉन मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। तो अगर ऐसा डिस्प्लेस होता है तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें एलिमेंट जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल में जिंक को रिएक्ट कराया जा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, Zn+CuSO4, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, और ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। तो इसका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो Zn+CuSO4 क्या बनाया है, ZnSO4+Cu यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर हुआ क्या, जिंक था मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, और यहाँ पर जो SO4 था, कॉपर था, वो यहाँ पर अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो कॉपर यहाँ पर है और जिंक कहाँ पर, यहाँ पर है। यानी जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर का रिएक्टिविटी क्या है, कम होगा। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर के साथ जो भी चीज़ है वो जिंक अपने पास ले आएगा। ठीक है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को उसके SO4 यानी सल्फेट से हटा करके अपने में ले आएगा, तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। देन एग्जाम्पल 2 है आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन यहाँ पर रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और क्या फॉर्म करेगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो आयरन जिसका रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखेंगे तो आयरन और कॉपर का, तो आयरन का रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा होगा। यहाँ पर आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ है, नीचे। यानी आयरन का जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हाई है, आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर उससे कम रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ बनेगा आयरन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, और कॉपर वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा।
तो यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लीड रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ, और क्या बना रहा है, लीड क्लोराइड एंड कॉपर। तो सेम यहाँ पर भी लीड का जो रिएक्टिविटी सीरीज होगा वो हाई होगा रिएक्टिविटी, एंड कॉपर का क्या होगा, लो होगा। तो लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और Cl2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर लीड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर अलग कर देगा। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन फॉर्म्ड मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन जो कि लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है उसका रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोरीन को अपने साथ लेकर आएगा, बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो गैस, हाइड्रोजन गैस अलग से फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल या फिर नॉन मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था, विस्थापित कर दे रहा था। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा लेकिन दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट करेगा और उसका जो भी आयन है या फिर एटम है, आयन या फिर एटम है, वो स्विच करेगा, अपना पोजीशन को चेंज कर लेगा, अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा और नया कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 कंपाउंड है, एक AB है और एक CD है, ठीक है। तो A जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा और C होगा लेस रिएक्टिव। तो A C को डिस्प्लेस कर देगा और D के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो A D के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो B है वो C के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। A C को डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पर B जो है वो D को डिस्प्लेस कर रहा है, तो B C के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम लोग समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराया जा रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 दोनों को रिएक्ट कराया जा रहा है। तो क्या फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है। सोडियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम को, और क्लोरीन के साथ जाकर बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl फॉर्म किया। क्या हुआ, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। एंड यहाँ पर SO4 जो है वो Cl2 को डिस्प्लेस करके किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, Ba के साथ। तो BaSO4 फॉर्म हुआ, ठीक है, Ba के साथ फॉर्म हुआ BaSO4। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेस हो रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका क्या रिएक्शन का नाम होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो सेकेंड एग्जांपल में सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराया जा रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करेगा, वर्क करेगा। तो जो Ag है सिल्वर, वो क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम को अपने जगह से हटा देगा और Cl के साथ चला जाएगा। Ag जो है सिल्वर, वो क्या करेगा, सोडियम को अपने जगह से विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और Cl के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा। तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा। क्लोरीन NO3 को डिस्प्लेस कर देगा और किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, यानी NaNO3 फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो H को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन की जगह खुद चला जा रहा है। तो क्या बना रहा है, NaCl। सोडियम जो है हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा दिया और खुद जाकर बैठ गया, तो NaCl बनाया। और ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ। हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा तो H2O बनाएगा यानी वाटर। तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड कॉपर सल्फेट CuSO4 दोनों रिएक्ट कर रहा है और बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड बना रहा है।
तो यहाँ पर भी सेम चीज़, बेरियम क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर के जगह पर खुद जाकर बॉन्ड बना रहा है, बैठ जा रहा है। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट। और ये जो कॉपर है वो कहाँ जाएगा, Cl2 के साथ जाएगा, तो कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुल नहीं सकता, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में पीपीटी बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको जब मिलाया जाएगा, मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। जब दो एक्वस सॉल्यूशन को, दो ऐसा कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में है उसको मिक्स किया जाएगा तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो कि क्या होगा, जो इनसॉल्युबल होगा, यानी वाटर में नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल होगा। विच सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड, जो कि सॉलिड के रूप में अलग हो जाएगा, कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलेंगे। मतलब दो ऐसा केमिकल जो कि एक्वस फॉर्म में है और वो एक जगह मिक्स एक दूसरे में क्या होगा, मिक्स होगा, मतलब रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा जो कि सॉलिड के रूप में होगा, वो अलग हो जाएगा, और उसी सॉलिड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और सच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, या फिर वो इनसॉल्युबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा व्हेन अ गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। जब उस सॉल्यूशन में, उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में हम लोग गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, उसमें एक सॉलिड कंपाउंड, इनसॉल्युबल कंपाउंड बोल सकते हैं, वो फॉर्म होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को रिएक्ट कराया जा रहा है सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। बेरियम क्लोराइड एक्वस में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, और सोडियम सल्फेट भी लिक्विड फॉर्म है। तो दोनों कंपाउंड को रिएक्ट कराया जा रहा है और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो है वो क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस होगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा, और इसलिए इसको क्या हम लोग नाम दिए, पीपीटी। और ये इसका जो रंग होगा, इसका जो कलर होगा वो वाइट कलर का होगा, इसलिए इसका जो नाम होगा वो वाइट पीपीटी होगा, ये वाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो कि वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। देन इसका कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और टू फॉर्म अ ब्लूइश वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ब्लू वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड के रूप में और एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में। ठीक है, जो एक ब्लू वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है किसके रूप में, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, और अलग से अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है। तो रिएक्शन में कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रिएक्ट करने के बाद एक ब्लूइश वाइट पीपीटी फॉर्म किया है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा ऑफकोर्स एंड सॉलिड भी होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, CuOH2, जो कि ये जो नीचे का जो एरो है इसका मतलब ये है डिपॉजिट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, डिपॉजिट हो जाएगा जाकर उसके सरफेस में जमा हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है और वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, तो वो उस सॉल्यूशन के सरफेस में जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा पीपीटी फॉर्म होगा, प्लस एक्स्ट्रा जो कंपाउंड है वो बनेगा आपका अमोनियम सल्फेट, यानी NH4 अमोनियम सल्फेट। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एल्युमिनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जा रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में एल्युमिनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जा रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बन रहा है, एक वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों एक्वस फॉर्म में है, दोनों का सॉल्यूशन जो है वो एक्वस फॉर्म में है। दोनों रिएक्ट करने के बाद एक वाइट कलर का पीपीटी फॉर्म हो रहा है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा, इसलिए एरो मार्क है नीचे।
क्या फॉर्म हो रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3 प्लस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा। देन हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली आप 9 या 10 क्लास में पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और दोनों अपना प्रॉपर्टी को कैंसिल करता है, दोनों अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को कैंसिल करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। देन इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। इनफैक्ट दिस रिएक्शन आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस फॉर्म रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में अपना एलिमेंट या एटम को इंटरचेंज करेगा, डिस्प्लेस करेगा दोनों को, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल में हम लोग रख सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि क्या है, एसिड है। तो बेस और एसिड दोनों को रिएक्ट कराया जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों को रिएक्ट कराने के बाद Na जो है वो H को डिस्प्लेस करके Cl के साथ चला गया यानी NaCl, और जो OH है वो H के साथ चला गया यानी H2O बन गया। तो जो NaCl है ये सॉल्ट है, हम लोग को पता है सॉल्ट, और H2O क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर एसिड, ये एसिड बेस प्लस एसिड, तो बेस और एसिड दोनों मिला और क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे इसका डेफिनेशन में भी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि NaH को डिस्प्लेस कर दे रहा है और OH Cl को डिस्प्लेस करके H के साथ चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल में आएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें न्यूट्रलाइजेशन का कुछ और एग्जांपल, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस H2SO4 जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों रिएक्ट करने के बाद Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो कि क्या है, एक बेस है, और HCl क्या है, एसिड। तो यहाँ पर भी एक बेस और एक एसिड दोनों रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सॉल्ट KCl, ठीक है, सॉल्ट बना रहा है KCl प्लस वाटर, यानी बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर ये फॉर्म कर रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaHOH NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बेस है, और ये रिएक्ट कर रहा है HCl जो एसिड है। तो ये भी फॉर्म क्या कर रहा है, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट NH4Cl, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये भी आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है आपका एसिटिक एसिड से, तो क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड COOH होल 2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया बेस, दोनों मिलकर सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। देन हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन यानी इसमें ऑक्सीजन का एडिंग होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, चार्ज,
ऑक्सीजन में चार्ज होता है -2 ना, तो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। तो वैसा अगर रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीका से डिफाइन किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन अगर लूज कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन का चार्ज हम लोग क्या देते हैं, +1 होता है ना, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर रहा है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एक एग्जांपल लेते हैं, देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला था, इसमें ऑक्सीजन अभी नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गया, बॉन्ड बना लिया, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिंग हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। देन हाइड्रोजन को रिमूव करके भी देख लेते हैं कि वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर हम लोग H2S लिए हैं प्लस इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, S + H2O, सल्फर प्लस वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और सल्फर दोनों साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, बट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, सल्फर के साथ क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव कर गया है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक और तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जिसमें अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। तो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखा, उसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। जस्ट अपोजिट होता है, इसको याद करना बहुत ही सिंपल होगा, इसको समझना भी बहुत सिंपल होगा। जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेशन में देखें कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसा हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखें कि एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का, इसमें हो गया क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन रिमूव करता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करता है ऑक्सीडेशन में। बट रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा। हाइड्रोजन का एडिशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हम लोग एग्जांपल ये है H2 + Cl2, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस दोनों मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, यहाँ पर Cl में देखिए हाइड्रोजन नहीं था, Cl अकेला है, Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। बट जैसे ही रिएक्शन हुआ और जो प्रोडक्ट बना इसमें Cl के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है Cl के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। देन यहाँ पर एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, जिसको भी हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन रिमूवल कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया गया है और हाइड्रोजन गैस, दोनों रिएक्ट करने के बाद कॉपर प्लस वाटर बना रहा है। तो कॉपर जो शुरू में था रिएक्टेंट साइड कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट के साइड जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन था, यानी कॉपर ऑक्साइड वो फॉर्म किया हुआ था। बट जैसे ही वो रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो वैसा रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा।
इसको भी एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, इसको एक और डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, अगर कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वैसा रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। अगर क्वेश्चन आया कि द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन गेन, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। देन हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसा हमने अभी पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन दोनों को अगर एक जगह कंबाइन कर दिया जाए तो वो रेडॉक्स रिएक्शन बनाता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ऐसा रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है एक ही रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके बाद रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक ही रिएक्शन में पॉसिबल हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हम लोग देखे थे कौन सा रिएक्शन था, इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, ऑक्सीजन क्या हो रहा था? रिमूव हो रहा था। ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल था, ये रिडक्शन का था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अब यहाँ पर लेते हैं, ये तो रिडक्शन का है, ठीक है, बट रिडॉक्स रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल होगा? तो मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर लिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को रिएक्ट कराया गया है। मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर प्लस क्लोरीन फॉर्म कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? यहाँ पर मैग्नीज जो एक मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ देखिएगा तो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है। प्रोडक्ट के साइड मैग्नीज के साइड मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है। तो अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड का बात करें तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है? इस कंपाउंड में हो रहा है रिडक्शन। इस कंपाउंड में क्या हो रहा है? रिडक्शन, जहां पर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अब एक और जगह देखिए, यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर था रिएक्टेंट के साइड, यानी H के साथ Cl था, Cl के साथ H था बोल सकते हैं। अब यहाँ पर Cl के साथ H है क्या इस वाले में, यानी प्रोडक्ट साइड में जो क्लोरीन गैस है इसके साथ H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन क्या हुआ है? यहाँ पर रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पर Cl के साथ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड था, बट यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन अभी नहीं दिख रहा है। यानी इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और हम लोग जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन। अब इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहा है। रिडक्शन इसके साथ हुआ, ऑक्सीडेशन इसके साथ हुआ, यानी इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड लॉस कर रहा है हाइड्रोजन को और मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है। सो मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस हुआ, यानी इसमें रिडक्शन हुआ। HCl जो है वो अपना हाइड्रोजन को लॉस किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है और क्या बनाया है? क्लोरीन बनाया है। सो HCl को क्या बोल सकते हैं कि HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। HCl क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ, यानी इस वाले में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ है। देन अब यहाँ पर दो टर्म आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे देखिए कि ऑक्सीडाइज क्या हुआ था? Cl2, रिड्यूस क्या हुआ था? मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड क्या हुआ था? रिड्यूस हुआ था। तो मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मैग्नीज ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन ऑफ HCl में हेल्प किया है, HCl को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया है। क्या किया है? HCl को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया है, इसलिए हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और सिमिलरली HCl क्या किया है? HCl जो है वो हेल्प किया है
मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस करने में, मैग्नीज ऑक्साइड को क्या करने में, रिडक्शन करने में। तो यहाँ पर HCl जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। HCl क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि मैग्नीज ऑक्साइड को रिडक्शन करने में हेल्प किया है। तो जो रिडक्शन करने में हेल्प करता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन करने में, ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीज ऑक्साइड होगा और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो यहाँ पर जैसे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखें कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है, तो कुछ और कॉन्सेप्ट के थ्रू रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। तो जैसा हमने पहले भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टर्म को हम लोग इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जिसमें कोई एटम या कोई आयन से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है किसी एटम में या किसी आयन में, तो उसको क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड इलेक्ट्रॉन का गेन। जैसे एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl बनाना है तो हम लोग को सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना होगा तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cl बना रहा है। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl बना रहा है। तो यहाँ पर समझते हैं सोडियम सिंगल एक एटम है, यहाँ पर क्या हो रहा है Na प्लस प्लस E माइनस। तो यहाँ पर सोडियम में क्या हो रहा है, सोडियम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। यहाँ पर लेकिन दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट वो तो प्रोडक्ट साइड है ना, इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो प्रोडक्ट साइड है। अगर उसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे यानी यहाँ पर क्या बनेगा, Na माइनस E माइनस, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, E जो माइनस है उसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो Na माइनस E माइनस प्रोड्यूस करेगा सोडियम Na प्लस। ठीक है, ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसी इक्वेशन को वहाँ पर लिख दिए। बट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या कि ये माइनस में लिखा हुआ है, तो क्या दो प्रोडक्ट घटता भी है क्या, घटता नहीं है, माइनस में हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए इस टर्म को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, प्रोडक्ट के साइड। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होगा, Na प्रोड्यूस करेगा Na प्लस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका यही मतलब है, इस इक्वेशन का यही मतलब है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, भले वो उधर दिख रहा है ऐड होते हुए, लेकिन इस साइड इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है सोडियम में, इसलिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। एंड नेक्स्ट एग्जांपल अगर क्लोरीन का बात करें, यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसलिए क्लोरीन में माइनस आयन ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है किसी भी एटम में, किसी भी आयन में, तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहा है किसी भी एटम से या किसी भी आयन से तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन। देन हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली ये भी एक रिएक्शन ही है केमिकल, जिसका नाम है क्या, कोरोजन। तो कोरोजन आप लोग डे टू डे लाइफ में देखे होंगे, डेली लाइफ में आप अपने आसपास में भी देखे होंगे कोरोजन क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जंग लगना। ठीक है, तो कोरोजन बेसिकली आपका मेटल्स में लगता है, जैसे खास करके आयरन या फिर एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह ये सब में लगता है, सिल्वर में। तो देयर आर अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस विच अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते रहता है, भले हमें दिखता नहीं है, बट ये हमारे चारों तरफ होते रहता है, जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है।
द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो वैसा प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे क्या होता है, जो मेटल होता है उसको उसमें अटैक पहुंचता है, किससे? एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है, सल्फर है या फिर और भी जो भी गैस है, उस गैस के द्वारा क्या होता है, कार्बन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारा गैस उसमें अटैक करता है वो मेटल्स में, और वो क्या करता है, या फिर वाटर वेपर भी है, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स, मेटल के सरफेस में वो अटैक करता है, सो एज टू कन्वर्ट द मेटल इनटू ऑक्साइड, और अटैक करने के बाद वो जो मेटल, वो मेटल का ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, मेटल का ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, या फिर मेटल का कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, या फिर मेटल का सल्फाइड में चेंज हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ में चेंज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, जिसमें मेटल जो है उसका प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, मेटल डी नेचर हो जाता है, यानी उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को खो देता है, अपना जो नेचर है उसको खो देता है। तो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, जो कोरोजन का जो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, रस्टिंग। वो क्या है, रस्टिंग यानी जंग लगना। रस्टिंग मतलब क्या है, जंग लगना, आयरन में जंग लगना। कोरोजन ऑफ आयरन यानी आयरन में क्या लगना, जंग। When an iron article remains exposed to moist air for a long time, जब कोई भी आयरन पार्टिकल्स को, आयरन का कोई भी वस्तु है उसको अगर हम लोग खुले जगह पर रख देते हैं, मोइस्ट जगह पर, मोइस्ट एयर जहाँ पर नमी वाला जगह है, तो क्या होता है, आयरन के सरफेस में एक कवर, एक ब्राउन कलर का कवर जम जाता है, ब्राउन कलर का कवर फॉर्म होता है, और वो क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है, फ्लैकी होता है। वो सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सबस्टांस को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली आयरन में ज़्यादातर होता है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। तो ये भी एक रिएक्शन का ही टाइप है, कोरोजन। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट होता क्या है, उसका क्या केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो रस्ट क्या होता है, एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक मतलब आयरन जिसमें होगा और ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रेटेड मतलब कि उसमें वाटर भी होगा, हाइड्रेटेड मतलब वाटर भी ऐड होगा। और वाटर यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा जा रहा है फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3 डॉट XH2O। X के जगह 1 या 2 या 3 या 4 जितना भी वाटर का यूनिट है वो हो सकता है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होगा जिसमें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा, मतलब कि इसमें वाटर भी ऐड होगा, वाटर भी मिला हुआ होगा। तो ये रस्ट का एक फॉर्मूला, एक केमिकल फॉर्मूला है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन गैस अटैक करता है रस्ट में, एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, और जो एयर में हमारा जो वाटर वेपर है वो दोनों रस्ट आयरन के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट फॉर्म करता है, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है। इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो इसका केमिकल रिएक्शन इस प्रकार है, जैसे कि आयरन जो है वो रखा गया है और उसमें ऑक्सीजन और वाटर, जो वाटर वेपर है जो कि एटमॉस्फेयर में, वो दोनों रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, और क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बना रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कोरोजन का एग्जांपल, जिसमें एक आयरन में रस्ट लगा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्ट एयर। देन कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर और शाइन आफ्टर सम टाइम। कॉपर का जो भी सामान होता है वो कुछ समय बाद अपना जो शाइनिंग है या फिर लस्टर जो है वो खो देता है। ऐसा क्यों होता है, तो द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो कॉपर का जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एक्वायर्स ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ समय का बाद एक ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, जो कि क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, CuCO3 डॉट CuH2। वेन एक्सपोज टू एयर, जब उसको एयर में रखा जाता है, तब जब कॉपर का कोई भी वस्तु को एयर में रखा जाता है तो कुछ समय के बाद उसमें एक ग्रीन कलर का कोटिंग ऐड हो जाता है, जिसका क्या फॉर्मूला है, CuCO3 डॉट CuOH2। दिस इज ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर, जो कि हमारे एयर में मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर। तो कॉपर के सरफेस में ये अटैक करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वेपर। तो इसको भी हम लोग केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले एक कॉपर का कोई भी वस्तु है जिसमें क्या हुआ है, कॉपर के सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड
रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन और वाटर वेपर तीनों रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ है, कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का है वो बनाया है। क्या बनाया है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि एक ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का एक कोटिंग है। तो ये भी एक कोरोजन का एग्जांपल है जिसमें कॉपर में कोरोजन हुआ है। देन मेथड्स ऑफ प्रिवेंट्स रस्टिंग। रस्टिंग को अगर हम लोग को रोकना है, प्रिवेंट करना है, रस्टिंग होने से बचाना है, तो क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीका है जो हम लोग को अपनाना चाहिए ताकि रस्टिंग से हम ऑब्जेक्ट को, मेटल्स को बचा सके। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड इफ आयरन ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ डैम्प एयर। सम कॉमन मेथड जनरली यूज आर गिवन बिलो। तो रस्टिंग को हम लोग रोक सकते हैं जब अगर आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी भी एयर या मॉइस्ट जगह पर जाने से बचाएं तो। मेथड क्या है, बाय पेंटिंग। अगर रस्ट लग गया है तो क्या कर सकते हैं, रस्ट लग गया तो उसका भी एग्जांपल है, उसका भी तरीका है। लेकिन अगर रस्ट लगने से बचाना है तो इसके लिए हम लोग को पहला तरीका जो है, पहला मेथड है पेंटिंग करना। आयरन आर्टिकल्स सच एज विंडो ग्रिल्स, आयरन गेट्स, स्टील फर्नीचर, रेलवे कोचेस, बॉडीज ऑफ कार्स या बसेस, ये सारा चीज़ में अगर हम लोग पेंटिंग कर दे, पेंट कर दे तो क्या होगा, रस्टिंग से बचेगा, रस्ट उसमें नहीं लगेगा। सेकेंड मेथड है बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। अगर कोई भी मेटल का वस्तु है तो उसमें हम लोग ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर दे तो उसमें रस्टिंग लगने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो द आयरन आर्टिकल्स जैसे कि मैकेनिकल टूल से या फिर मशीन का पार्ट से उसमें ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर देते हैं तो क्या होता है, रस्ट लगने का जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर हो जाता है, रस्ट उसमें फिर नहीं लगता है। तो इस तरह से हम लोग रस्टिंग को लगने से बचा सकते हैं बाय गैल्वनाइजेशन। तो गैल्वनाइजेशन के मेथड से भी हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं, किसी भी मेटल को रस्ट होने से बचा सकते हैं, रस्ट लगने से बचा सकते हैं। गैल्वनाइजेशन में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके सरफेस में एक मेटल को कोट करते हैं, मेटल का कोटिंग करते हैं, और वो मेटल का क्या नाम है, जिंक। मेटल का क्या नाम है, जिंक, Zn। तो जिंक का कोटिंग करते हैं आयरन वाले ऑब्जेक्ट में, आयरन के ऑब्जेक्ट में जिंक का बहुत ही पतला लेयर को कोट करते हैं। कोट करते हैं मतलब जिंक को चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है, वो गैल्वनाइजेशन उस मेथड को बोलते हैं जिससे कोरोजन से, रस्टिंग से वो बचा रहता है। ठीक है, तो ये सारा मेथड है जिससे हम लोग रस्टिंग लगने से बचा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को। देन हमारा नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जैसे कोरोजन में पढ़े वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है, और रेंसिडिटी भी सेम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। तो रेंसिडिटी होता क्या, वी हैव ऑफन नोटिस दैट द फूड कंटेन्स ऑयल और फैट। हमने देखा है कि जो फूड जिसमें ऑयल होता है या फिर फैट ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ समय तक अगर रखा जाता है तो ख़राब हो जाता है, फूड स्टेल हो जाता है, उसमें बैड टेस्ट आने लगता है, बैड स्मेल आने लगता है, बहुत बुरा सुगंध और बहुत ही बुरा दुर्गंध, और उसमें टेस्ट भी उसका बहुत बुरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्या है जिसमें ये उसका बैड स्मेल हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑयल है और जो फैट है प्रेजेंट इन सच अ फूड गेट ऑक्सीडाइज। वो जो ऑयल और फैट है उसमें क्या होता है, वो होने के कारण ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑयल और फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट करने लगता है। तो वैसा फूड जिसमें ज़्यादा फैट है या फिर ज़्यादा ऑयल है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कुछ समय के बाद, और इसलिए वो बैड स्मेल या फिर बैड टेस्ट करने लगता है। द प्रोडक्ट या फिर कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन आर वोलेटाइल एंड हैव बैड स्मेल। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो वोलेटाइल होता है, और इसलिए वो क्या करता है, बैड स्मेल भी करता है। फॉर दिस रीज़न, इस कारण जो है उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उस फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल या फैट फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है ऑयल या फूड फैट का किसी भी फूड में ऑयल और फैट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बैड स्मेल करने लगता है फूड, या फिर बैड टेस्ट करने लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंसिडिटी बोलेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में खाने का बासी हो जाना। अगर रेंसिडिटी से हम लोगों को फूड को बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो कुछ मेथड है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी को। तो डिफरेंट मेथड यूज टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रेंसिडिटी इज टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन और ऑयल फैट। अगर रेंसिडिटी को हम लोग को स्लो करना है या फिर
प्रिवेंट करना, बचाना है रेंसिडिटी होने से, तो कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है जिसका यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा या फिर बहुत ही कम हो रहा है फूड के अंदर, तो वो जो फूड है वो रेंसिडिटी उसमें नहीं होगा। दिस इज जनरली डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसमें से कोई भी एक तरीका से हम लोग रेंसिडिटी से उस फूड को बचा सकते हैं। तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, अगर फूड में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाल दे, एंटीऑक्सीडेंट वैसा सब्सटेंस होता है जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। तो अगर ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्या होगा, वो उसमें ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। इन द फूड इंडस्ट्री अ नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस जो है डाला जाता है पैकिंग करने में, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस को स्लो कर देता है, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बहुत सारा फूड इंडस्ट्री इसका यूज करता है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का यूज करता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर रुक जाता है। और ऑक्सीडेशन अगर रुक गया या फिर स्लो हो गया तो रेंसिडिटी फूड में नहीं होगा। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो वैसा सब्सटेंस जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो वो स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है, तो उस सब्सटेंस को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। देन नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्या है, वैक्यूम पैकिंग। इन अ नंबर ऑफ केसेस आफ्टर पैकिंग द फूड द container is evacuated before sealing so that no air, no oxygen is available to bring about the oxidation of the food। तो बहुत सारा फूड मटेरियल को पैकिंग करने समय क्या किया जाता है कि पैकिंग करने के बाद उसके अंदर जो भी एयर होता है उसको इवैक्यूएट कर देता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि उसके अंदर ना कोई एयर आए ना ही कोई ऑक्सीजन अवेलेबल हो उसको ऑक्सीडेशन होने के लिए। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए सिंपल है कि ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसे रोकना है ऑक्सीडेशन से, तो उस फूड मटेरियल को पैकिंग करने समय उसके अंदर का जो एयर है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इवैक्यूएट किया कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, और इस कारण उसमें उस फूड मटेरियल में रेंसिडिटी भी नहीं होगा। वो फूड मटेरियल क्या होगा, बासी नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगा। देन यहाँ पर हम लोग समझते हैं वाइट वॉश ऑफ वॉल। तो वॉल को जब हम वाइट वॉश पेंटिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है, वो पेंट करते हैं तो जिस समय पेंट करते हैं उस समय वो साइन नहीं करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो साइन करना स्टार्ट कर देता है। बट ये होता कैसे है, तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि वाइट वॉश करते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल का यूज करते हैं। तो उसमें होता है CaOH2 का सॉल्यूशन होता है वॉल को वाइट वॉश करने में। ये जो है वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ। जैसे वाइट वॉश वॉल में कर दिए, इसमें क्या है, CaOH2, ठीक है। ये करने के बाद ये स्टार्टिंग में शाइनिंग नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो वॉल है, इस वॉल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिएक्ट करने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है धीरे धीरे, और वो क्या फॉर्म करता है, CaCO3 को फॉर्म करता है, जो कि वॉल को शाइनिंग लेयर देता है, शाइनिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और कुछ दिन के बाद शाइनिंग लेयर दे देगा, जिसमें क्या बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा बहुत ही क्लियरली। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।